स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज को, और ज्योमेट्रिक सीरीज में हम पर्टिकुलरली दो तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज को देख रहे होंगे। उसमें जो पहली ज्योमेट्रिक सीरीज होगी दैट इज अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होंगी। जैसा कि यूजुअली हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जब प्लेस करते हैं तो वो होता है a1 r स्क्वायर, और इस तरह से चलता जाए तो इसकी nth टर्म क्या होगी, a1 r पावर n माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम इनके दरमियान इस तरह से प्लस प्लेस कर देंगे तो मेरे पास ये सीरीज बन जाएगी, और फर्दरमोर क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। सो स्टूडेंट्स, जब हम इन तमाम टर्म्स का सम करेंगे, मींस फर्स्ट से लेके nth टर्म का सम, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे Sn। इससे मुराद है सम ऑफ n टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलाएं मौजूद हैं जिसको आपको याद करना है। द फर्स्ट वन इज a1 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r, एंड द सेकेंड वन a1 r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सो क्लियरली हमारे पास ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमारी r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस होगी, और इस फॉर्मूला को हम उस वक्त यूज करेंगे जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। अब स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को, देखते हैं कि किस तरह से इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज 1 + 2 + 4 प्लस अप टू सो ऑन अप टू n/2 टर्म्स, और पूछा जा रहा है ये कि किसके इक्वल है। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन अल्फा इज इट 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन बीटा 2 पावर n/2 माइनस 1, ऑप्शन चार्ली इज इट 1 माइनस 2 पावर n/2, एंड ऑप्शन डेल्टा 2 into 2 पावर n/2 माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इस ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर मैं कॉमन रेशियो r को कैलकुलेट करूं तो वो क्या है, वो 2 है। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे तो r हमारे पास 2 आ जाएगा, और क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है क्लियरली देखा जा सकता है कि वो 1 के इक्वल है। अब हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो सम करना है वो कहां तक करना है, वो n/2 टर्म्स तक करना है। सो क्लियरली ये फाइनाइट सम है। फर्दरमोर जो हमने फॉर्मूलाए पढ़े उसमें हम जब सम कर रहे थे तो वो सम कहां तक कर रहे थे, वो सम हो रहा था n टर्म्स तक। तो जब मुझे n/2 टर्म्स तक का सम करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, n को रिप्लेस कर देना है किससे, n/2 से। फर्दरमोर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास रेशियो है दैट इज 2, जो कि 1 से ग्रेटर है। सो मुझे जो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर वो कौन सा है, सो वो मुझे इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करना है। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्योंकि मुझे सम फाइंड करना है कहां तक, n/2 टर्म्स तक, तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ क्या बन जाएगा, दैट इज a1 इंटू r की पावर, हमारे पास यहाँ पर n की जगह क्या होगा, अब n/2 आ जाएगा, और फर्दरमोर यहाँ पर -1 मौजूद है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आएंगे तो r-1 मौजूद होगा। अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज को प्लेस करते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर a1 की जगह मैं 1 को प्लेस करूंगा, रेशो हमारे पास 2 की है तो 2 की पावर n/2 -1 आएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 -1 आ जाएगा। 2 -1 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 के ही इक्वल होगा। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर n/2 -1 आ जाएगा, एंड दैट इज द सम ऑफ n/2 टर्म्स। सो अगर मैं ऑब्जर्व करूं ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में मेरे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है बीटा में, तो बीटा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइनाइट सम को देख लिया, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सम को। सो अब हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को। सो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज किस तरह की दिखेगी, सो सिंपली हमारे पास जिस तरह से अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा दैट इज a1
a1r स्क्वायर, और जब हम सम लगाएंगे तो ये सीरीज बन जाएगी, लेकिन इस बार हम इसको मूव करवाएंगे अप टू इंफिनिटी। तो अब मेरे पास ये क्या है, अब मेरे पास ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। स्टूडेंट्स, अगर हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम करना है तो इसके लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से है, और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, दैट इज a1/1 माइनस r, और यहां पर जो r है इसके लिए जरूरी है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट सम हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास जो रेशो r है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस होगी। स्टूडेंट्स, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको याद रखना है वो ये है कि जो r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है, अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब है कि r की वैल्यू 1 से कम और -1 से ग्रेटर है। सो ये जो हमारे पास एक इंटरवल आ रहा है इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। फर्दरमोर अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस के हवाले से भी बात कर रहे होंगे, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है कि इनफाइनाइट सम उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास r यानी रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है, दैट इज 1 + 1/2 + 1/4 प्लस अप टू सो ऑन इक्वल्स व्हाट। ऑप्शंस आर ऑप्शन अल्फा, क्या ये 2 के बराबर है, ऑप्शन बीटा 3 के बराबर है, चार्ली 4 के बराबर है, डेल्टा, और इसका आंसर नन ऑफ दीज हम इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें मेरे पास r की वैल्यू क्या है, 1/2 है। लाइक सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे तो रेशियो हमें 1/2 मिल जाएगी। फर्दरमोर यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 है, सो ये इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 1/2 है, जो कि क्लियरली हमारे पास r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है, या वो जो 1/2 है वो इस रीजन में आ रहा है, सो इसका मतलब है कि हम सम कर सकते हैं। सो जब हम इसके सम को परफॉर्म करेंगे, दैट इज सम टू इनफिनिट टर्म्स लाइक दैट। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, a1/1 माइनस r, a1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ओवर 1 माइनस r हमारे पास रेशियो 1/2 है। सो 1/1 माइनस 1/2 करने से 1/2 आएगा, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 2। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो हमारा सम आ चुका है यहाँ पर वो क्या है, वो 2 है, तो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्दरमोर स्टूडेंट, अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन में कुछ इस तरह से प्लेस कर रहा हूं, इट इज द सम ऑफ समेशन साइन। यहां पर मैं कहता हूं कि हमारे पास e की पावर n मौजूद है, और वो जो n है वो स्टार्ट होता है 0 से एंड इट इज मूव अप टू इंफिनिटी, और मैं पूछ रहा हूं कि ये किसके इक्वल है। सो ऑप्शंस आर लाइक दैट, द ऑप्शन अल्फा इज 1/1 माइनस e, ऑप्शन बीटा e/1 माइनस e, ऑप्शन चार्ली 1/e-1, and option delta not possible. So स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, सो पहली तो चीज ये हो कि आपको इस एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि इस तमाम एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हम यहां पर समेशन सम कर रहे हैं। किसका सम कर रहे हैं, e की पावर n का सम कर रहे हैं। फर्दरमोर उस n के बारे में बताया गया है कि वो जो n है वो कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, और वो n कहां तक जा रहा है, अप टू इंफिनिटी। सो इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सो e की पावर ये जो n है इसकी जगह 0 प्लेस करेंगे, फिर इसी e की पावर n की जगह 1 प्लेस करेंगे, फिर इसी e की पावर n की जगह 2 प्लेस करेंगे, इसी e की पावर n की जगह 3 प्लेस करेंगे, और ये सिलसिला चलता जाएगा कहां तक, अप टू इंफिनिटी। फर्दरमोर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंबल है वो हमारे पास समेशन का या सिग्मा का है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लस के सिंबल्स को यूज करते हैं लाइक दैट। तो मेरे पास जब मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूंगा, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज लिखूंगा, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हम जानते हैं e⁻0 हमारे पास 1 होगा, e⁻1 e होगा, इट विल बी e², ये e³ होगा, और ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। हम देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और क्योंकि ये अप टू इंफिनिटी जा रही है तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, दैट इज 1। फर्दरमोर अगर मैं यहां पर अपनी रेशियो r को कैलकुलेट करूं तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करने से मेरे पास e आ रहा है।
ई स्टूडेंट्स हमारे पास एक बड़ा स्पेशल कांस्टेंट है जिसके हवाले से आप पढ़ चुके हैं इन सेकंड ईयर कि हमारे पास जो ई है इसकी वैल्यू क्या है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.71 समथिंग होती है। सो हमारे पास ये जो ई है दैट इज 2.71 समथिंग, इसकी वैल्यू क्योंकि 1 से ग्रेटर है, सो इसका मतलब है कि ई की जो वैल्यू है या ई वो हमारे पास इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर फॉल नहीं कर रहा। सो इन दैट केस हमारे पास जो सम है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम उसी वक्त पॉसिबल होगा जब रेशो की वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी, क्योंकि यहां पर नहीं आई। सो इन दैट केस में सम नहीं कर सकता। सो राइट नाउ जो मैं आंसर राइट करूंगा दैट इज डेल्टा, नॉट पॉसिबल। इन दैट केस सम पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक प्रैक्टिस आप लोग खुद कीजिएगा, दैट इज कि अगर मैं इस ई की जगह प्लेस कर दूं 1 ओवर ई और इसकी पावर n हो और इस पर समेशन हो दैट इज n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो देयर इज अ चांस कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हों वो डिफरेंट हों। सो इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के टॉपिक के हवाले से कुछ मजीद क्वेश्चंस को देखें तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है, लाइक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t 1 प्लस t by 2 plus t square by 4 plus t cube by 8 plus up to so on is convergent. So options are option alpha कि t की वैल्यू 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर हो, ऑप्शन बीटा t की वैल्यू 1/2 से लेस हो और -1/2 से ग्रेटर हो, ऑप्शन चार्ली t की वैल्यू 2 से लेस हो -2 से ग्रेटर हो, और ऑप्शन डेल्टा t की वैल्यू 4 से लेस हो -4 से ग्रेटर हो। सो स्टूडेंट्स यहां पर क्या कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t कि हमारे पास ये तमाम सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो कन्वर्जेंट से हमारे पास क्या मुराद है कि हमारे पास ये तमाम जो एक इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसका जो सम है वो एक फाइनाइट डेफिनेट नंबर आ जाए। सो अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये सीरीज क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या ये सीरीज वैलिड है या इसका सम वैलिड है। सो स्टूडेंट अभी हमने कुछ देर पहले इस चीज को डिस्कस किया कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसमें सम टू इनफिनिट टर्म्स अगर हमने करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज a1 over 1 minus r, और वहां पर हमने कंडीशन को इंपोज किया कि r की एब्सोल्यूट वैल्यू मींस रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए, और इसी एक्सप्रेशन को ओपन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट इन दिस केस बी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। सो अगर मैं यहां पर रेशियो को कैलकुलेट करूं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, क्लियरली हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर इन दिस क्वेश्चन r की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, रेशियो की, दैट इज t/2 आ रही है। अब मैं क्या चाहूंगा कि अगर इसका सम पॉसिबल होगा वो किस वक्त पॉसिबल होगा, जब हमारे पास r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस होगी। यहां पर r जो है वो क्या है, वो t/2 है। सो क्लियरली हमारे पास क्या होगा, t/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए। अब यहां से अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास यहां पर t मौजूद है। सो t की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 यहां डिवाइड हो रहा है, उधर शिफ्ट करें तो ये तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। सो t की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये लेस देन 2 होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो जब ये लेस देन 1 था तो हमने किस तरह से लिखा, r is less than 1 and r is greater than -1. So in that case हम क्या लिखेंगे कि t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से लेस होनी चाहिए और -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। सो अगर हमारे पास t इस इंटरवल में लाई करेगा सो हम कह सकते हैं कि उसका सम जो है वो पॉसिबल है, या जो वो सीरीज होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। सो यहाँ पर जो हम राइट आंसर कर रहे होंगे वो क्या होगा, दैट इज चार्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्दरमोर स्टूडेंट अब हम इसमें ही एक मजीद सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन में हम किस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे इसको हम देखेंगे विद अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रेस करूं सो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, 0.6 बार इज इक्वल्स टू व्हाट। सो यहां पर मैं ऑप्शंस प्लेस कर रहा हूं, ऑप्शन अल्फा क्या ये 1/3 होगा, ऑप्शन बीटा क्या ये हमारे पास 2/3 होगा, ऑप्शन चार्ली
क्या ये 3/4 होगा या ऑप्शन डेल्टा, या हम इसको लिख सकते हैं 1/6। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, अगर हम रिकॉल करें इन एफएससी तो ये 0.6 बार से क्या मुराद है। सो 0.6 के ऊपर क्योंकि बार है, इसका मतलब है कि 6 हमारे पास रीअक्कर हो रहा है। लाइक दिस इज आवर रिकरिंग डेसिमल, जिसको आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सो स्टूडेंट आप इस रिकरिंग डेसिमल से क्या बनाते हैं, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं और उसके बाद हम इस फॉर्मूला को यूज करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वुल्गर फ्रैक्शन। लेकिन इंटरेस्ट टेस्ट में हम इसके इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपसे एक ट्रिक डिस्कस कर रहा हूं और वो क्या है, लाइक अगर मुझे फाइंड करना है 0.6 बार, सो स्टूडेंट सिंपली इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इज कि मैं पॉइंट और बार इन दोनों को रिमूव कर रहा हूं। मैं पॉइंट और बार इन दोनों को रिमूव करूंगा, सो वी हैव 0.6, जिसका मतलब 6 ही होगा। फर्दरमोर स्टूडेंट्स यहां पर मैं डिवाइड करूंगा किससे, अगर आप ऑब्जर्व करें तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर बार है, तो सिर्फ एक नंबर है और वो 6 है। तो अगर एक नंबर है तो नीचे एक 9 लगा दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा नंबर, 2 नंबर होते तो 2 9 लगा देते, 3 नंबर होते तो 3 9 लगा देते, हमेशा 9 ही लगाएंगे। सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मतलब क्या है, इट इज 6/9, और जब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 2s are 6 and 3 3s are 9, so it will be 2/3। 2/3 हम ऑप्शंस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीटा में मौजूद है, सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्दरमोर स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए लाइक 2.12 और यहां पर 1 2 के ऊपर बार मौजूद हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे होंगे, हम यहां से इसको लिख सकते हैं 2 + 0.12 बार, ये जो हमारे पास 2 मौजूद है इसको मैंने सेपरेट कर लिया। फर्दरमोर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर वही पुरानी टेक्निक को यूज करूंगा, ये 2 मेरे पास एज इट इज रहेगा, प्लस यहां पर मैं पॉइंट और बार को हटाऊंगा तो मेरे पास 12 रह जाएगा। फर्दरमोर डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस बार 2 नंबर्स के ऊपर बार मौजूद है तो 2 9 लगा दिए जाएंगे। अब आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लें और आफ्टर दैट यहां पर एलसीएम ले लें, तो हमारे पास वो जो एक नई रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनेगी, दैट विल बी द वुल्गर फ्रैक्शन फॉर दिस रिकरिंग डेसिमल। सो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को आप इन्हीं टेक्निक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्या मुराद है, एक ऐसा प्रोग्रेशन कि जब उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया जाए तो हमारे पास जो नया सीक्वेंस बने, नया प्रोग्रेशन बने, वो कौन सा हो, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। सो हमारे पास वो जो एक्चुअल प्रोग्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल रहे होंगे। सो स्टूडेंट हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पर प्लेस करूं, सो मैं कह सकता हूं, इफ हमारे पास कोई 17th टर्म है दैट इज 1/49 एंड हमारे पास इसके बाद कोई 5th टर्म है और वो क्या है, दैट इज 1/13 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि हमारे पास 8th टर्म किसके इक्वल होगी। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, तो ऑप्शन अल्फा मैं यहां पर दे रहा हूं, दैट इज 1/21, ऑप्शन बीटा 1/22, चार्ली 1/23 एंड डेल्टा 1/24। सो स्टूडेंट्स पहला काम हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमें कहा गया है कि इन दिस क्वेश्चन हमारे पास 17th टर्म और 5th टर्म दी गई है और ये किस में है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और मुझे कहा जा रहा है कि 8th टर्म को फाइंड किया जाए। सो अगर मेरे पास 17th टर्म जो है वो क्या है 1/49, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो 49 होगी। इस तरह से इसकी जो 5th टर्म है वो क्या है, वो 1/13 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो 13 होगी। सो अगर ये दो टर्म्स हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फॉर श्योर इनके रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो दो टर्म्स हैं ये किस में होंगी, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मौजूद होंगी। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे 8th टर्म को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स टिप ये है कि वो तमाम टेक्निक्स जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में यूज कर चुके हैं उन्हीं को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, सो पहला काम हम ये करेंगे कि वहां पर रेसिप्रोकल्स को क्रिएट करके उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर वही तमाम रूल्स को यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिस्कस कर चुके हैं।
सो इस क्वेश्चन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बाय द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा अल्टीमेटली 8th टर्म का वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। आफ्टर दैट आप उसको फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आंसर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा, और जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्लियरली वो आंसर बीटा आ जाएगा, दैट इज 1/22। यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन को। सो हार्मोनिक मीन भी बिल्कुल उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। यहां पर पर्टिकुलरली हार्मोनिक मीन का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं और वो क्या है, दैट इज हार्मोनिक मीन, जिसको हम HM से भी लिखते हैं, बिटवीन A एंड B, तो वो किसके इक्वल है, दैट इज 2AB ओवर A प्लस B। तो अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स मौजूद हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए उन दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स हमारे पास वही तमाम रूल्स जो कि आपने अरिथमेटिक मीन में पढ़े थे, आप हार्मोनिक मीन के हवाले से भी उन्हीं बातों को कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं हार्मोनिक मीन और बाकी जो दो मीन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मैं उनके दरमियान कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस को यहां पर लिख रहा हूं। आपने इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है और जब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इफ कैपिटल A, कैपिटल G एंड कैपिटल H आर arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between A and B, कोई दो नंबर A और B हैं और उन दो नंबर्स के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है उसको हम कैपिटल A, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल G और हार्मोनिक मीन को कैपिटल H से रिप्रेजेंट करें, तो याद रखिएगा हमारे पास क्या होता है, देन होगा कुछ इस तरह से कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उससे छोटी होगी और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, हार्मोनिक मीन की। ये किस वक्त हो रहा होगा, ये उस वक्त होगा जब हमारे पास वो जो दो नंबर A और B हैं वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो। तो मैं इस बात को यहां पर लिख रहा हूं, इफ कि हमारे पास जो हमारा नंबर A है वो भी पॉजिटिव हो और जो नंबर B है वो भी क्या हो, पॉजिटिव हो। द सेकंड प्रॉपर्टी इज कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे कम होगी, ज्योमेट्रिक मीन की उससे ज्यादा और हार्मोनिक मीन की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी कब, अगर हमारे पास ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, लाइक A भी नेगेटिव हो और B भी नेगेटिव हो। स्टूडेंट्स फर्दरमोर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हम A को प्लेस करें उसके बाद हम G को प्लेस करें और उसके बाद हम H को प्लेस करें, तो जब मैंने इस अरेंजमेंट के अंदर इन तीन नंबर्स को प्लेस किया तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन रहा है और ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो इस बात को आपको याद रखना है। और फर्दरमोर स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास ये जो G है ज्योमेट्रिक मीन, इसका स्क्वायर करने से ये किसके इक्वल होगा, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के। तो ये एक दूसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको यहां पर याद रखना है। लाइक अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में से कोई से दो मीन्स दे दिए गए हैं तो आप इस रिजल्ट को यूज करते हुए थर्ड मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लाइक अगर मैं कहूं इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन two numbers is 4 and 2 respectively, then harmonic mean will be, options are option alpha 1, option beta 4, option Charlie, is it 1/2, delta none। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। सो अगर आप इस रिजल्ट को यूज करें तो मेरे पास यहां पर ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दी गई है दैट इज 2, सो यहां पर 2 का स्क्वायर होगा, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 4 और हार्मोनिक मीन H मुझे फाइंड आउट करना है। सो क्लियरली 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इस 4 से कैंसिल आउट होगा, सो यहां पर जो हार्मोनिक मीन होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। सो क्लियरली मेरे पास यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो अल्फा होगा।
स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 के लास्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में हम डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज का सम फाइंड करेंगे अप टू n टर्म्स, और उसके हवाले से हम कुछ फॉर्मूलाए को भी देख रहे होंगे जो कि n टर्म्स के ही होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है समेशन, और समेशन किसका है, हम सम कर रहे हैं k का, और वो k जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है n तक। स्टूडेंट अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि इस k की जगह 1 आएगा, प्लस इस k की जगह 2 आएगा, इस k की जगह 3 आएगा, इस k की जगह 4 आएगा, और चलते चलते एक वक्त आएगा कि इसी k की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ समेशन हम इन तमाम टर्म्स के दरमियान प्लस लगा देंगे। सो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स हैं अप टू n। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां तक, अप टू nth टर्म तक। सो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या है, ये कुछ इस तरह से है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको आपको याद रखना है। इसी तरह से स्टूडेंट हम मूव करें नेक्स्ट। हमारे पास समेशन मौजूद है, दिस टाइम k स्क्वायर, और k शुरू हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है, n तक। इससे क्या मुराद है, तो उसी तरह से मैं इस k की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर, फिर k की जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये सिलसिला चलता जाएगा, और k की जगह n रखेंगे और n का स्क्वायर। अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ समेशन हम इन तमाम में इस तरह से प्लस प्लेस कर देंगे। सो मेरे पास इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। So, इसी तरह से स्टूडेंट हम मूव करेंगे अपने थर्ड फॉर्मूला की तरफ, दैट इज हमें सम करना है किन का, के क्यूब्स का, और ये जो k है ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है, n तक। सो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और यही सिलसिला चलता जाएगा अप टू n क्यूब तक का। सो स्टूडेंट इस तमाम का सम किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इस तमाम एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर। सो दीज आर द फॉर्मूलाए जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं, और अगर मैं इनका सम करता हूं अगेन अप टू nth टर्म तो ये किसके इक्वल होगा, ये n स्क्वायर के इक्वल होगा। आपने इस रिजल्ट को भी याद रखना है। इस तरह से स्टूडेंट अगर मैं यहां पर प्लेस करता हूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू सो ऑन अप टू 2n इज इक्वल्स टू, सो हमारे पास अब आप देख सकते हैं ये इवन नंबर्स हैं, और ये कहां तक सम कर रहा हूं, nth टर्म तक। सो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज n इंटू n प्लस 1। इन दो रिजल्ट्स को भी आपको याद रखना है। इन्हीं से रिलेटेड अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है, लाइक मैं यहां पर कहूंगा इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन अप टू 10 ये बराबर है 55 के, देन आपने बताना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन अप टू 10 क्यूब ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन अल्फा क्या ये 55 का क्यूब होगा, ऑप्शन बीटा क्या ये हमारे पास 2025 के इक्वल होगा, ऑप्शन चार्ली क्या ये हमारे पास 3025 के इक्वल होगा, डेल्टा या ये नन ऑफ दीज। हम यहां पर एक ऑप्शन प्लेस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि बताया ये क्या है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, उनका सम 55 है, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये तमाम एक्सप्रेशन है, और यहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। इसी तरह से अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो क्यूब का फॉर्मूला है दैट इज 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। सो उसके सम में भी यही रिजल्ट n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, और उस तमाम एक्सप्रेशन का स्क्वायर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर इन तमाम क्यूब्स का सम करना है, सो सिंपली मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास ऑलरेडी सम मौजूद है नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, दैट इज 55।
सो फॉर द सम ऑफ क्यूब्स मुझे क्या करना है, मुझे उस 55 का स्क्वायर कर देना है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इसमें यही चीज बताई जा रही है कि मुझे स्क्वायर करना है किसका, फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो मेरे पास किसका सम आ जाएगा, sum of the cubes of first n natural numbers। so जब मैं 55 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करूंगा, so I have 3025। हमारे पास ऑप्शंस में ये मौजूद है चार्ली ऑप्शन में, तो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.7 में हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जिसमें हमें एक पर्टिकुलर सीरीज दी जाएगी और कहा जाएगा कि सम फाइंड करें अप टू n टर्म्स। जैसा कि यहाँ पर मौजूद है सम ऑफ द सीरीज, हमारे पास ये एक सीरीज मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि हमें सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। सो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक को यूज करेंगे। यहाँ पर जिस ट्रिक को हम यूज कर रहे होंगे आप उस ट्रिक को ना सिर्फ 6.11 कंप्लीट एक्सरसाइज पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के स्टार्ट के क्वेश्चंस को भी उससे सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्रिक हमारे पास क्या है, तो हमें करना यह है कि हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसके अंदर हमारे पास कोई एक सीरीज मौजूद हो और कहा यह जाए कि उस सीरीज का हमें सम करना है कितनी टर्म्स का, n टर्म्स का। सो स्टूडेंट वो जो n टर्म्स का सम है वो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शंस में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। सो सिंपली मुझे करना यह है कि मुझे पहला काम ये करना है कि वो जो सीरीज दी गई है उसकी पहली 3 टर्म्स का सम करना है। सो यहां पर मेरे पास पहली टर्म देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, प्लस सेकेंड टर्म मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, प्लस सीरीज का साइन, और उसके बाद थर्ड टर्म मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 2 4 जा 8 एंड 3 4 7 जा 21। so these are the first 3 terms of the series। so मुझे इन 3 टर्म्स का सम करना है। तो जब मैं इन 3 टर्म्स का सम करूंगा तो हम देख सकते हैं कि मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, वो 30 मिल रहा होगा। अब क्योंकि मैंने 3 टर्म्स का सम कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी ऑप्शंस के अंदर n की जगह 3 को प्लेस कर दूंगा और जहां पर 3 को प्लेस करने से मेरे पास 30 आ जाए वही मेरा राइट आंसर होगा। सो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। मैं n की जगह 3 प्लेस करता हूं अल्फा ऑप्शन में। सो जब मैं यहां पर n की जगह 3 रखूंगा तो यहां पे सिचुएशन क्या है, 3/2 इंटू 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 2 जा 18 आ जाएगा। यहां पर n की जगह हमारे पास +3 एंड देन -1। 18 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 21 -1 विल बी 20। 20 जब इस 2 से डिवाइड होगा तो वो 10 होगा, और जब हम इस 10 को हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहां पर मेरे पास प्लस का साइन है तो यहां प्लस का साइन प्लेस कर लेते हैं। 18 और 3 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 21। 21 + 1 विल बी 22। 22 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 11 आएगा, और 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 33 आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि वो 30 नहीं आया, सो दैट इज वाई अल्फा मेरा आंसर नहीं है। अब हम मूव करते हैं बीटा की तरफ। बीटा में भी n की जगह 3 को प्लेस करते हैं। सो बीटा में जब मैं n की जगह 3 रखूंगा तो अगेन यहां पर 3/2 आएगा। यहां पर 3 रखेंगे तो 2 इंटू n की जगह 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस इस n की जगह भी 3 आएगा, -1। इसको सिंप्लीफाई करें सो स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 जा 18, 18 + 3 21, 21 -1 विल बी 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और उस 10 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि बीटा ऑप्शन में जब हमने n की जगह 3 रखा तो 30 आ रहा है, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, तो बीटा को हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये हमारा राइट आंसर है। आप इसी तरह से n को 3 प्लेस कर सकते हैं चार्ली और डेल्टा में। आप देखेंगे कि ये ऑप्शंस भी आपको 30 नहीं देंगे, दैट इज वाई हमारा जो राइट आंसर है वो बीटा है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है।